आज मैं एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं और वो विषय है इन्फ्लेशन। आजकल काफ़ी चर्चा में है ये विषय कि इन्फ्लेशन सब जगह आप इन्फ्लेशन सुन रहे होंगे। यूएस में पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड इन्फ्लेशन ने तोड़ा। सब जगह लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से शायद रिसेशन आ जाए, इकोनॉमी में स्लो डाउन आपको एक्सपीरियंस करने को मिले। तो आज उसी मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हम लोग इन्फ्लेशन के मीनिंग को सबसे पहले समझें कि इन्फ्लेशन क्या है। जब किसी भी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो आप उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, आप उसको महंगाई कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में महंगाई का मतलब यही आप समझते हैं, या इन्फ्लेशन यही है। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन कह रहे हैं तो इन्फ्लेशन को थोड़ा और डेप्थ में समझना पड़ेगा। जो मैं समझता हूं इन्फ्लेशन को, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन जो आप देखते हैं, जो प्राइस राइज हो रहा है, वो आफ्टर इफेक्ट है। प्राइस बढ़ना इज द इफेक्ट, जड़ कहीं और है, रीजन कहीं और है। रीजन क्या है? रीजन को समझने से पहले मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं। आप अगर 100 रुपए का नोट आज से 2 साल पहले लेके मार्केट में जाते, जो सामान आप खरीदते, और आज आप उसी 100 रुपए के नोट से जो सामान खरीद रहे हैं, उसमें काफी फर्क होगा। टुडे यू आर परचेजिंग लेस देन व्हाट यू वर परचेजिंग 2 years बिफोर। Even though the purchaser is same, the product is same, the seller is same, and the money with which you are purchasing is same. Then फिर आखिर कम क्यों? उसी सामान को खरीदने के लिए आपको ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है, जिसको आप इन्फ्लेशन कह रहे हैं? Why you are supposed to pay more? आइए इसको हम लोग समझें। वो जो करेंसी है जिसको आप पे करते हैं गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए, उसके परचेजिंग पावर में कमी आ गई, उसके वैल्यू में कमी आ गई। तो इसलिए जितने से उसके वैल्यू में कमी आई, जितने परसेंटेज से उसके वैल्यू में कमी आई, उतना कंपनसेट करने के लिए आपको ज्यादा देना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल, इंडियन करेंसी के परचेजिंग पावर में 10% से कमी आ गई। द परचेजिंग पावर ऑफ इंडियन करेंसी और इंडियन रुपी हैज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो जो सामान पहले 100 रुपए में था, आपको अब उसी सामान को परचेज करने के लिए 110 रुपए देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको वो 10% का फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ इंडियन रुपी उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। एंड दिस एडिशनल ₹10 विच यू आर पेइंग टू कंपनसेट द फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ इंडियन रुपी, उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। वो जो प्राइस बढ़ता है 10 रुपए से, मान लीजिए परचेजिंग पावर 15% से फॉल कर गया, 20% से फॉल कर गया, तो ये जो फॉल इन करेंसी आया, इस फॉल इन करेंसी और फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, उसको कंपनसेट करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, दैट लीड्स टू अ जनरल कंज्यूमर पेइंग मोर, एंड दिस एक्सेस पेमेंट इज रेफर्ड टू एज इन्फ्लेशन। इसी की वजह से महंगाई बढ़ती है और यही इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली बहुत सिंपल है, जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है, कारण यह है कि परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी हैज रिड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ द करेंसी हैज रिड्यूस्ड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या हर एक प्राइस राइज को हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे? तो इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि नो, एवरी राइज इन प्राइस शुड नॉट बी रिगार्डेड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तभी होगा जब वो 5% से ज्यादा प्राइस राइज करे। पिछले साल के रिस्पेक्ट में अगर प्राइस 5% से ज्यादा राइज करता है, तब आप उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। आइए अब हम लोग बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, और 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा स्टैगफ्लेशन। ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइजेस बिकॉज मोर मनी इज चेजिंग फ्यूअर गुड्स। तो जब ज्यादा पैसा थोड़े से गुड्स को चेज करेगा, जहां पे डिमांड ज्यादा है, परचेजिंग पावर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और सप्लाई जहां पे कम होगा, तो वो जो डिमांड ड्रिवन प्राइस राइज है, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और
ये एक हेल्दी साइन है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, लेकिन उस हद तक जब तक कि आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। अगर आप अनकंट्रोल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन की ओर जाते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आपके लिए खतरनाक साबित होगा। It is said that demand pull inflation can be controlled by the monetary policy and the fiscal policy of the government. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ओर। तो नाम से बड़ा क्लियर है, an inflation which is pushed by the cost of production, when the cost of production of certain goods and services or producing the goods become costlier in the economy, it leads to the price going up and लीडिंग टू इन्फ्लेशन। अब आप पूछेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा क्यों? अब इसके लिए भी बहुत सिंपल सा आंसर है, वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो मार्केट में प्राइसेस बेतहाशा बढ़ेंगे। तो जब मार्केट में प्राइसेस बेतहाशा बढ़ेंगे तो जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि बढ़े हुए प्राइस पे वो ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा सप्लाई करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो वो क्या करेगा? ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड करेगा, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेबरर भी कहेगा कि उसको ज्यादा वेज रेट चाहिए, जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसको भी पैसा ज्यादा चाहिए, तो सबको पैसा ज्यादा चाहिए। तो प्रोड्यूसर कहेगा कि ठीक है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर प्रॉफिट, तो वो महंगे इनपुट्स को परचेज करेगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद का बढ़ गया तो शायद वो पुराने वाले प्राइस पे मार्केट में गुड्स को अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। तो नेचुरली कि जब वो पुराने वाले प्राइस पे मार्केट में गुड्स को अवेलेबल नहीं करवा पाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, एंड दिस विल अगेन लीड टू इन्फ्लेशन, एंड दिस इन्फ्लेशन विल बी रेफर्ड टू एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और कहा जाता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब किसी भी इकोनॉमी में सेट इन कर गया तो उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है, एंड इट इज ससेप्टेबल टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब फाइनली हम लोग बात करें स्टैगफ्लेशन के ऊपर। तो स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन जो है वो इट्स अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन या एक्सेसिव इन्फ्लेशन। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये होता क्यों है, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंबाइन करेगा तो इट विल लीड टू अ स्टेज ऑफ स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग एक्सेसिव इन्फ्लेशन के स्टेज के तौर पे जानते हैं। अब ये होगा किस इकोनॉमी में? जो डेवलप्ड इकोनॉमी होगी या जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी? तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जनरली हम लोग स्टैगफ्लेशन को एक्सपीरियंस नहीं करते। स्टैगफ्लेशन का जो केस है वो या तो डेवलपिंग और नहीं तो डेवलप्ड इकोनॉमी में आप फेस करते हैं। स्टैगफ्लेशन के दौरान होता क्या है कि प्राइसेस बेतहाशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दैट प्राइस इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इंक्रीज इन जीडीपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपकी इकोनॉमी का बढ़ता नहीं है। नतीजा ये कि आप सप्लाई को नहीं बढ़ा पा रहे, लेकिन प्राइस बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि स्टारवेशन हो रहा है और एक्सेसिव इन्फ्लेशन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, एंड इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि स्टैगफ्लेशन के केस में जो प्राइस राइज का स्तर है वो 40% टू 200%, 300%, इवन उससे भी ज्यादा हो जाता है। इंडिया ने भी स्टैगफ्लेशन को एक्सपीरियंस किया था, और इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था 1991 में, जब उसको काफ़ी महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि गल्फ वॉर था उस समय। गल्फ वॉर एक ऐसा वॉर था जहाँ पे यूएस और इराक के बीच में युद्ध हुआ था, और बजट जो हमारे पास डेफिसिट था, उस बजटरी डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए सरकार ने मनी सप्लाई को बढ़ाया था। मनी सप्लाई को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई बढ़ने से परचेसिंग पावर बढ़ गया, और वो जो प्रोडक्टिव यूज था, हमने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाया लेकिन परचेसिंग पावर को बड़ी आसानी से हमने बढ़ा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाइपर इन्फ्लेशन के फेज में हम लोग चले गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि स्टैगफ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन लेके आता है और डीग्रोथ भी लेके आता है। अब आप पूछेंगे स्टैग्नेशन क्या हुआ? स्टैग्नेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसी अवस्था जहां से आपकी अर्थव्यवस्था दिशाहीन हो गई है, जहां से आपकी अर्थव्यवस्था को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा। योर इकोनॉमी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मूव अहेड। तो द इकोनॉमी इज स्टैटिक।
the economy is static, it becomes directionless. And when you talk about degrowth, so in case of stagflation, there is degrowth, also known as negative growth. In fact, the GDP falls. Why it falls? It falls because of hyperinflation. There is price rise is such that people are unable to demand, and demand shortfall leads to discouraging the producer and the supplier to produce and supply. और जिसका नतीजा ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी. तो जो चीज़ें फेवरेबल होनी थी वो फेवरेबल नहीं होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता अनफेवरेबल होती जाएंगी और जीडीपी बढ़ने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट था स्टैगफ्लेशन का. तो होपफुली ये बहुत कंसाइज और कॉम्पैक्ट जो वीडियो था, इन्फ्लेशन क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.